वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे मैग्नेटिज्म से। पूरी ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो केस 4 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ये था केस 3 जो कि ऑरोरा बोरेलिस पर बेस्ड था, जो नॉर्दर्न लाइट्स हम कहते हैं। अब बात करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर की। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सोर्स से एक चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है इनवर्ड्स यानी माइनस के कैप डायरेक्शन में। पार्टिकल जा रहा है आई कैप डायरेक्शन में, नहीं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और लगने वाले फोर्सेस भी यहाँ दिखाए हैं उन पार्टिकल्स के लिए जिनके लिए v इक्वल टू ई बाय बी होता है। पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाता है अनडेविएटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसे नीचे ले जाना चाहता है, मैग्नेटिक फोर्स उसे ऊपर ले जाना चाहता है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ये यहाँ पर दिखा है। जिनके लिए v e बाय बी के बराबर नहीं है, उनमें से कुछ ऊपर मुड़ेंगे, कुछ नीचे मुड़ जाएंगे। तो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे मुड़ेगा वो भी हम बता सकते हैं। किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक का फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड। तो रीड करते पैराग्राफ। ए चार्ज q मूविंग विद ए वेलोसिटी v in presence of both electric and magnetic fields experience a force F equal to q times E plus v cross b। ये हो गया combined Lorentz force। If electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity of the particle, the electric and magnetic forces are in opposite direction। ये कंडीशन हो गई। If we adjust the value of electric and magnetic fields such that magnitude of the two forces are equal, the total force on the charge is zero and the charge will move in the fields undeflected। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड निकल जाती है। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन वहां फुलफिल हो जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम जानते हैं इसकी स्पीड c इक्वल टू ई बाय बी होती है। पहला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इन ए region where the electric field is perpendicular to magnetic field and the charge particle enters at right angles to the। तो QVB को QE से इक्वेट करते ही हमें मिल जाता है V इक्वल टू E बाय बी। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी से सारे एंटर कर रहे हैं। इनके चार्जेस अलग अलग है। न्यूट्रॉन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी विच पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। किस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा? तो फोर्स है QVB। अब बोला वेलोसिटी सेम है, तो सेम वेलोसिटी है तो किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। बाकी सब तो सेम है। प्रोटॉन का चार्ज 1 है, न्यूट्रॉन तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 है। तो सही जवाब हुआ मैक्सिमम फोर्स किस पे लगने वाला है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर है, पॉजिटिव है बस। तो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है अल्फा पार्टिकल। थर्ड क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी passing through a space without any change in the velocity। तो चार्ज पार्टिकल बिना वेलोसिटी में चेंज हुए गुजर जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। विच कैन बी ट्रू अबाउट द रीजन। तो बच्चों एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है क्वेश्चन ये। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो E0 B0 ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। E0 नहीं है, B0 नहीं है, ऐसा होगा तो भी वेलोसिटी चेंज ना हो। ये हो सकता है अगर E बाय बी इक्वल टू वेलोसिटी हो। E तो जीरो हो और B जीरो ना हो, ये भी हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। बच्चों इसमें इस कंसेप्ट पर कंपटीशन में अलग अलग तरह से घुमा घुमा कर कई तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन होता है 1h2 बच्चों, मास 2 होता है, चार्ज 1 यूनिट होता है पॉजिटिव में। एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with same electric potential difference। अभी V same है, कैपिटल V potential difference at right angles to the field, which one has a more curved trajectory। यानी रेडियस किसकी कम होगी? मोर कर्व्ड मतलब रेडियस किसकी कम होगी। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखकर बताऊं यहाँ पर,
बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, हम जानते हैं R इक्वल टू mv अपॉन qb। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, mv को लिख सकते हैं p मोमेंटम, p अपॉन qb, फिर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ 2m ke, ke here is kinetic energy अपॉन qb। फिर हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू कैपिटल V अपॉन QV। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया वो आया 1 अपॉन B टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2m कैपिटल V अपॉन Q। ये एक्सप्रेशन बन जाता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, बोले सेम पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड सेम, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर मैं सीधे लिख दूं R प्रोटॉन टू R न्यूट्रॉन टू R इलेक्ट्रॉन, तो फर्क जो आ रहा है वो किसमें, मास और चार्ज में। बाकी सब तो सेम है, पोटेंशियल सेम है, कैपिटल V वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना पोटेंशियल है। अंडर रूट ऑफ m बाई क्यू, प्रोटॉन का मास 1, प्रोटॉन का चार्ज 1 इज टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास 2, उसका चार्ज 1 इज टू इलेक्ट्रॉन में जो है, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं माइनस को महत्व नहीं देता। मास नेग्लिजिबल है, मास होता है 1 अपॉन 1840 टाइम्स और चार्ज होता है 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन। तो दिस इज द रिजल्ट। तो जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है R सबसे कम किसका होगा, तो R सबसे कम किसका होगा, जिसका मास सबसे कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है, मास अपॉन चार्ज का रेशियो। तो यहां से क्लियर है R सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। सही जवाब है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं केस 5, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। A charged particle of mass m and charge q moves with a constant velocity along the positive x direction v equal to a I cap, इधर जा रहा है वो। It enters a region of magnetic field which is directed towards positive z direction from x equal to a, which is given by b equal to bk। ओके, ये k कैप होना चाहिए, यानी b और k कैप वेक्टर होने चाहिए। The initial acceleration of the particle is, जो डायग्राम में दिख रहा है वो तो मिसमैच है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ कन्वेंशनली देखा जाए, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वो हम लेते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जरूरी नहीं आप इस डायग्राम को रेफरेंस लें, हो सकता है डायग्राम इन्होंने गलती से कहीं से कॉपी पेस्ट किया, हम खुद डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए। तो अगर मैं खुद इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं तो वो कैसे दिखेगा, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने दिखाया यहाँ पर, एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। चार्ज पार्टिकल मास एंड चार्ज के मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये चार्ज।
इसका मास m है और चार्ज q है। ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जो पॉजिटिव z डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स पॉजिटिव z डायरेक्शन, इसमें एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल। तो हम जानते हैं v क्रॉस b के हिसाब से इस पे फोर्स लगेगा और उसी के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो फोर्स आ रहा है v क्रॉस b नीचे की तरफ आ रहा है राइट हैंड रूल से, v एक्स एक्सिस v क्रॉस b बाहर की तरफ पाएंगे उसको तो नीचे की तरफ, तो माइनस y डायरेक्शन में इसका फोर्स आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी माइनस y डायरेक्शन में होगा। माइनस y डायरेक्शन तो माइनस j कैप से दिखाएंगे और वो कितना होगा, QVB फोर्सेस QVB अपॉन m, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? हाँ, वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ये वेलोसिटी चेंज होगी इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। पर हम यहाँ देख रहे हैं एक्सप्रेशन में v तो है ही नहीं, इधर भी a है इधर भी a है, so I think misprint is there। तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर v होना चाहिए, मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, नहीं तो नन ऑफ दिस को हम बना सकते हैं। ठीक है, v इक्वल टू है, ओके ओके, एक मिनट करेक्शन करने से पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको मैंने यूज नहीं किया, मैं उसको यूज करता हूँ। तो डेटा को मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो हम जानते हैं Fm है Q टाइम्स V क्रॉस B और V दिया हुआ है AI क्रॉस B दिया हुआ है BK। तो I क्रॉस K होता है IJK। I क्रॉस K जब रिवर्स सीक्वेंस में जाओ तो माइनस J होता है, तो माइनस J तो वैसे आ गया I क्रॉस K की वजह से, बाकी Q है, A है और B है, और अगर फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QAB अपॉन M टाइम्स माइनस J, और ऐसा एक्सप्रेशन QAB अपॉन M माइनस J QAB अपॉन M पहला बन सकता था अगर ये माइनस J कैप होता, तो अभी तो नन ऑफ दीज बन रहे। अगर इन्होंने आंसर A दे रखा है तो हम इसमें करेक्शन कर देंगे QAB अपॉन M, I डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, होगी माइनस J। The radius of the circular path which the particle moves is R होता है mv अपॉन QB, mv अपॉन QB होता है तो वेलोसिटी हमारे पास है A, ma अपॉन QB, ma अपॉन QB is the answer, this will be the radius। Which of the following is true about the motion of the particle in uniform magnetic field where the charged particle enters at right angles to the field? Force will always be perpendicular to velocity, सही है। Kinetic energy of the particle remains constant, सही है। Velocity vector and magnetic field vector remains perpendicular to each other during the motion। Particle right angles पे अगर आ रहा है तो velocity vector and magnetic field vector remains perpendicular to each other during the motion, सही है all of these। Right angles पे नहीं आता तो कोई भी एंगल हो सकता था। The frequency of the rotation, फ्रीक्वेंसी 2 पाई m अपॉन QB होती है कि हम जानते हैं, उसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाय QB। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड QB अपॉन 2 पाई m।
अब मैग्नेटिक फील्ड B कितना है, स्मॉल b के बराबर है, तो QB अपॉन 2πm। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ A, नो। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ B, yes। Depends on value of A and B both, no। Does not depend on A and B, so correct answer is depends on value of B पर depend करेगा। So let's check answers। केस 4 and 5 दोनों के आंसर हम चेक कर लेते हैं। केस 4 में है ACDA, ठीक है। केस 4 में ACDA, जबकि 5 में ABDB, ABDB। सो लेट्स चेक, कहीं करेक्शन की जरूरत है अगर आंसर्स में, तो केस 4 पे चलते हैं। ये हमने सॉल्व किया अभी, केस 4 ACDA, तो ये तो मैच हो गया। केस 5 पे चलते हैं, ABDB, तो ये पहला आंसर A आ रहा है, दूसरा आ रहा है B, तीसरा आ रहा है D, और चौथा आ रहा है B। तो फर्स्ट आंसर मैच नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहां पर नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, तो हमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन में कर देता हूं इसके आंसर्स में। क्यों करना पड़ेगा वो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे कि यहां पर हमने सॉल्व करके देखा, ये क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, moves with constant velocity along positive x direction। वेलोसिटी है a I कैप, ठीक है, वेलोसिटी है a I कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है b k कैप। दिस इज वेलोसिटी a I कैप, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि है b k कैप। तो Fm q टाइम्स v क्रॉस b होता है, तो मैंने a I कैप क्रॉस b k कैप किया, तो मुझे मिलता है माइनस j, क्योंकि I क्रॉस k होता है माइनस j, और साथ में मिलता है q a b, और F इक्वल टू एम ए में वैल्यू रखता हूं तो मेरे को A मिलता है इतना। तो जब आंसर A मुझे बनाना होगा, तो माइनस साइन जो इसमें मर्ज हो गया है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, और आई कैप को मुझे जे कैप लिखना होगा। So, ये हो गया माइनस क्लियर, दिस आई कैप। शुड बी जे। तो अभी ये सही है, और ये नीचे खिसक गया दूसरा, उसको तो डिलीट करना पड़ेगा। अब सही, नॉट इज ओके। बच्चों 4 एंड 5 हमने डिस्कस किया, अब आते हैं 6 पर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, केस 6। तो आप लोग फैमिलियर हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। The galvanometer is a device used to detect the current flowing in a circuit or a small potential difference applied to it. It consists of a coil with many turns, free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field formed by using concave pole pieces of a magnet जो ये लगे हुए north and south. When a current flows through the coil, a torque acts on it। ठीक है, करंट फ्लो कराएंगे तो टॉर्क काम करेगा, इसके वजह से घूमेगी। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो बिना साइन थीटा का हेडिंग था एक्सप्रेशन का, बिना साइन थीटा के डेरिवेशन का, वही इसका प्रिंसिपल है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसी इसकी वजह से हम नाप पाते हैं डिफ्लेक्शन। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है यहाँ पर, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है,
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्मली काम कर रहा है इस पे। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन द करंट कैरिंग कॉइल, none of these, so option A is correct. Uniform magnetic field, lines are equidistant, पर डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो इसको हमें एक बार क्रिटिसाइज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, if the field is radial, then angle between magnetic moment of galvanometer coil and the magnetic field will be। टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा बच्चों? टॉ होता है m क्रॉस b, और ये मैक्सिमम हो जाएगा जब थीटा जो है 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। Why pole pieces are made concave in the moving coil galvanometer? जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियली काम कर सके, इसलिए हम बनाते हैं कॉन्केव। What is the function of radial field in the moving coil galvanometer? To make the torque acting on the coil maximum। सही है। If the rectangular coil used in the moving coil galvanometer is made circular, then what will be the effect on the maximum torque acting on the coil in magnetic field for the same area of the coil? तो उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि सेम एरिया की बात करें तो सर्कुलर कॉइल, सर्कल का एरिया ज्यादा होता है। ओके, एरिया सेम कर दिया, ठीक है, पेरीमीटर सेम रहे तो सर्कल का एरिया ज्यादा होता है, यहाँ सेम एरिया कर दिया, तो BINA एरिया सेम रखते हुए हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? रेक्टेंगल को सर्कल में। तो n पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैक्सिमम टॉर्क कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स की बात यहाँ पे नहीं की गई है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं की गई है। और अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो फॉर्मूला मेरे पास है टॉ इक्वल टू बिना साइन थीटा, टॉ इक्वल टू BINA। साइन थीटा का यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, B सेम है, I सेम है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज नहीं होता है, क्या नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज होगा? ऐसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया सर्कल से रेक्टेंगल से लूप बना रहे हैं, सर्कुलर लूप बना रहे हैं, और एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर का एरिया मीनिंगलेस है इस कैलकुलेशन को करना। एरिया सेम दे दिया है और एन की कहीं बात की नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रिमेन्स द सेम, नो चेंज। इसको भी क्रिटिसाइज कर लेंगे। व्हाट इज द टॉर्क एंड फोर्स इन द टू केसेस? ये सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का, शोन इन द फिगर। टॉर्क एंड फोर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कौन ज्यादा कौन कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है ऊपर की तरफ इस डायग्राम में, और करंट्स इस तरह से फ्लो हो रही है। ये केस ए है, ये केस बी है। टॉर्क एंड फोर्स इन द टू केसेस। फोर्स किस पर, वो क्लियर नहीं किया है। टॉर्क किस पर? तो टॉर्क इस पर है ही सही। जिस तरह से करंट है, हम जानते हैं फोर्स तो जीरो होता है, नेट फोर्स इज जीरो, तो FA FB दोनों का फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। टॉर्क किस में ज्यादा होगा? यहाँ फील्ड के परपेंडिकुलर है, यहाँ एक साइड उसके पैरेलल है, तो TB शुड बी ग्रेटर देन TA, यानी यहाँ तो सब कुछ जीरो दिखाया है, TA ग्रेटर देन TB दिखाया, फोर्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? थोड़ा चेंज हो गया जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उससे।
दिस इज द केस ए। और टॉ होता है m क्रॉस b, m होता है आई ए, एरिया हम सेम मान लेते हैं, तो एम बी साइन थीटा, साइन थीटा से यहाँ हमें पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड। तो इस कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फिक्स है। केस ए में एम की डायरेक्शन अगर मैं लेता हूँ, जिधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई दिख रही है, केस ए में बाहर की तरफ आ रही है, तो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा और इसका पीछे वाला एंड साउथ की तरह काम करेगा। तो इसकी एम की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो यहाँ दिखा रखे हैं एक्सेस, उसके हिसाब से बाहर की तरफ होगी। कन्वेंशनल नहीं है, डायरेक्शन जेड ऊपर दिखा है, तो पॉजिटिव एक्स में होगी एम की डायरेक्शन, जबकि बी है जेड में। तो दोनों के बीच एंगल जो है 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, तो टॉ हो गया एम बी। और फोर्स की बात करें तो अलग अलग साइड पर लगने वाला है फोर्स। इस साइड पर फोर्स लगेगा अलग, इस साइड पर अलग लगेगा। ये दोनों साइड पैरेलल है, एंटी पैरेलल, तो इन दोनों पर फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ जो फोर्स लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बिकॉज डायरेक्शन करंट के अपोजिट है। और केस बी में अगर बात करें हम, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि जो एम की डायरेक्शन है और जो बी की डायरेक्शन है वो पैरेलल है, तो केस बी में टॉर्क जीरो हो गया, यानी टॉ ए तो मैक्सिमम है, टॉ ए इज ग्रेटर देन टॉ बी, टॉ ए इज ग्रेटर देन टॉ बी, जबकि फोर्स जीरो है। तो हम कंक्लूड करते हैं फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स चेक द आंसर। केस 6, ए डी ए डी ए बी, ए डी ए डी ए बी, ए डी ए, यहाँ पे डी दिया है, इसको चेक करना है, ए बी। तो यहाँ पर डी कैसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल ऑफ, टू मेक द टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल मैक्सिमम, ये तो सही है। टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है। टू मेक द करंट स्केलर स्केल लीनियर, करंट स्केल लीनियर, ओके। तो ये फैक्टर एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबोव आ जाएगा, ऑल ऑफ द। तो मैंने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े थे, और जो नया सीखने का आपका वो ये है, टू मेक द करंट स्केल लीनियर आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी, तो ये नया फैक्ट रिवील हुआ। तो बच्चों ये हमने सीखा इस वीडियो में, डिस्कशन में। थर्ड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, कंक्लूड कर देंगे ना, 7 से 11 सवाल है टोटल इसमें, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।